हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का कैसे करें। उसको सीखते सीखते हम लोग सीख जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सीखने के बाद तुरंत हम लोग सीख जाएंगे वैलेंसी को, और वैलेंसी को सीख कर तो हम लोग सीख जाएंगे किसी भी कंपाउंड का कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, 1913 में जाना पड़ेगा। 1913 में क्या हुआ था? ऐसा एक साइंटिस्ट थे बोर्स, उन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए थे। क्या बोला था उन पॉइंट्स में? सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूजफुल होगा, मदद करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में, वही पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्स ने क्या बोला था? बोर्स ने बोला कोई एटम है, एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और वहां पर क्या है? प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ क्या है? एक फिक्स्ड पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक फिक्स्ड पाथ पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इन फिक्स्ड पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया? एनर्जी लेवल्स नाम दिया। एनर्जी लेवल्स या फिर शेल नाम दिया। ठीक है, अब उन्होंने इनके भी नाम करे, ये जो शेल हैं या फिर जो एनर्जी लेवल हैं, इनको नाम दिया। जो सबसे अंदर की थी उसको नाम दिया के शेल, उसके बाहर की नाम थी एल शेल, इसके बाहर की थी एम शेल, इसके बाहर की थी एन शेल, और फर्दर आगे कंटिन्यूअस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट उनका क्या था, या फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मदद करने वाला है, वो था कि इन शेलों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n² का। ये फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है कि LMN शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला था। यहां पर जो n की वैल्यू थी वो हर एक शेल के लिए क्या थी? डिफरेंट थी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। n की वैल्यू क्या थी? 1 थी। l की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू 2, 3 और फिर 4। n के लिए n की वैल्यू क्या थी? 4 थी। m के लिए n की वैल्यू 3, l के लिए n की वैल्यू 2 और k के लिए n की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं। तो k शेल में की बात करें, k शेल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2n²। यहां से n की वैल्यू कितनी है? k शेल के लिए 1 का होल स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि के शेल में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। एक भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। दूसरी शेल की बात करें, एल शेल की बात। एल शेल के लिए फॉर्मूला यही है, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारे पास? 8। मतलब एल शेल में हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग बात करें एम शेल की, तो निकाल लेना, एन की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहां से ये 18 हो जाएगा। एन शेल की बात करें तो एन के लिए 4 है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। एम शेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 18। एन शेल में कितने भर सकते हैं? 32 भर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ऑक्टेट रूल भी यूज होता है। ऑक्टेट रूल को समझते हैं क्योंकि वो आगे यूज होगा, आगे हमें मदद करेगा। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? अगर किसी भी एटम में के शेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी क्या होती है? जब कोई एटम ऐसी कंडीशन में हो, किसी के साथ रिएक्ट ना हो, फ्रीली घूम रहा हो, उसके पास क्या हो? फ्री कंडीशन हो, किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ना हो, तो उसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन, है ना। अनस्टेबल कंडीशन, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल कंडीशन। तो ऑक्टेट रूल क्या बताता है? स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। क्या बोलता है कि अगर किसी एटम के पास की शेल हुई तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। ना 2 से कम, ना 2 से ज्यादा, स्टेबल के लिए। और अगर LMN शेल हुई तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर कितने? 2 और यहां पर कितने? 8, स्टेबल के लिए। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल था। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? एटम्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वही हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मुझे एल्यूमिनियम का करना है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इससे पहले एक और चीज याद रखना, हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, और ये रूल कब तक वैलिड होगा? 1820 एलिमेंट्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का नहीं होगा, ना ही न्यूट्रॉन्स का होगा। ठीक है, न्यूट्रल एटम की कंडीशन की बात कर लेते हैं। वहां पर भी न्यूट्रल एटम किसे बोलते हैं?
न्यूट्रल एटम किसे बोलते हैं? जब एटम किसी के साथ रिएक्ट नहीं हुआ हो। रिएक्ट नहीं होने की कंडीशन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एटम। एटम में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो उस एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एटम। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों ही बराबर है ना, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स का कर रहे हैं। लेकिन जब आयंस की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जिसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे ना कि प्रोटॉन्स का। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अभी ये न्यूट्रल एटम है, हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं अभी वो न्यूट्रल एटम है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उनके क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 13, और एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? इसमें 13 ही होगा। अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो यहाँ पर क्या है? K, L, M और N शेल। तो के शेल में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं हम लोग? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एल शेल में कितने भर सकता हूं मैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 मैंने भर दिए। एम में मैं कितने भर सकता हूं? 18, लेकिन भरूंगा कितने? 8 से ज्यादा नहीं भरने वाला स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, अब कितने बचे? 13 थे, 8 + 2 10, 8 + 2 कितने हो गए? 10 हो गए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो यहां से एम शेल में मेरे पास कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मुझे इसका डायग्राम शो करना है। मुझे क्या करना है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम शो करना है। तो वो कैसे करूंगा? सिंपल सा, एक ये मेरे पास क्या है? प्रोटॉन, और यहाँ पर न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ क्या होगी? के शेल होगी। इसके चारों तरफ क्या होगी? एल शेल होगी। और इसके चारों तरफ क्या होगी? एम शेल होगी, ठीक है। 3 शेल है एल्यूमिनियम में, न्यूट्रल एटम है। ये अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, इसको मैं बाहर की लेयर नहीं मान रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या है? के शेल है, ये एल शेल है, ये मेरे पास क्या है? एम शेल है। की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। एल शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 दिखा दो। 3 4 5 6 7 8। एम शेल में कितने हैं? 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहां से दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं ये? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? या यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए हैं, ठीक है। हम लोग वैलेंसी की भी बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं और अच्छे से, और कुछ आयंस के भी समझेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा है क्लोरीन लिखा हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अभी ये न्यूट्रल एटम है। शेल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, 2 8 7 होगा। के में 2 भर सकते हैं, एल में 8, बचे कितने? 17 में से 10 गए, 7 इसमें भर दिए। ऐसे इसका डायग्राम बना लेना, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है क्लोरीन का। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर क्या होंगे? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जरूर याद रखना, वैलेंसी निकालते वक्त इनका ही यूज होने वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब मुझे आयन का, ये तो हो गया हमारे पास न्यूट्रल एटम का। अब मुझे किसी आयन का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आयन किसे बोलते हैं? एटम के ऊपर जब चार्ज हो जाए या कोई चार्ज स्पीशीज हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? आयन बोल देते हैं। तो यहां से मेरे पास यही ले लेता हूं मैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव मतलब क्या होता है? जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज होता है उसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। पॉजिटिव मतलब कि एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। और ये जो नंबर है ये बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं। पहले एल्यूमिनियम के पास कितने थे? 13 थे। अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो कितने बचे? 10 बचा। अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, के एल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे यहाँ पर Cl नेगेटिव का करना है। जब पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटायन, और जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्लोरीन नेगेटिव का करना है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है, 17 + 1 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन का मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो 2 8 10, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 8 18। अब यहाँ पर एक सवाल है, क्या ये स्टेबल है? ये स्टेबल नहीं है। अभी क्या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आयंस अनस्टेबल होते हैं, मतलब तुरंत किसी के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तुरंत एकदम जल्दी में। यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, 8 है। इस आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है, ठीक है। ये हमारी कहानी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम लोग वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जरूर याद रखना, उसी का कंसेप्ट वैलेंसी से रिलेटेड है। अब जैसे मुझे फाइंड आउट करना है वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी मतलब होता है किसी भी एटम को अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट रूल को अप्लाई कर सके। ऑक्टेट रूल, अगर उसके पास के शेल है तो वो ऐसी कंडीशन कर सके कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो पाए, ठीक है।
एल शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। एम शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एन शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े। ठीक है, वही वैलेंसी है। तो वैलेंसी निकालेंगे कैसे? वैलेंसी निकालने का पहला मेथड हमारे पास क्या है, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हुए तो वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हुए 5 6 7 8 हुए तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, वैलेंसी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ ही गया होगा, KLM मतलब कि 2 8 और 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसकी 3 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। ठीक है, इस रूल का एक थोड़ा सा लिमिटेशन ये है कि ये हमें ये नहीं बताता कि पॉजिटिव वैलेंसी या नेगेटिव है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये देखना है कि ये क्या है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। इसको आसानी किसमें होती है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में आसानी होती है। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो यानी कि वैलेंसी क्या होगी 3, और लूज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव होगी। ठीक है, केमिकल फॉर्मूले में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब जैसे मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा KLM 287 करा, इसके आउटर मोस्ट में कितने 7 है, ये वाली कंडीशन हो रही है, ये वाली कंडीशन हो रही है, तो वैलेंसी इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, मतलब कि एक वैलेंसी इसकी है, मतलब कि इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ से ये नहीं पता लगा, हालांकि पता लग रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन ही करने वाला है। ठीक है, गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, ये वैलेंसी का कंसेप्ट था, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको देखते हैं फिर। तो ये वैलेंसी का कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी का कंसेप्ट आया, और वैलेंसी के कंसेप्ट से ही हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला वैलेंसी के कंसेप्ट से ही आएगा। कभी कभार कुछ बोल दिया जाता है तो उसको इग्नोर कर देना है ना, आगे पीछे कुछ हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वही कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो मुझे जैसे लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें आनी चाहिए, हमें 2 चीज़ें आनी चाहिए। क्या, एक वैलेंसी आनी चाहिए, या वैलेंसी याद कर लो, निकालनी आनी चाहिए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे या फिर कुछ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स या पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे जिनकी हमें वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या आनी चाहिए केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स जरूर याद होने चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक तो जरूर, और 30 तक कर दो तो और अच्छी बात है। तो मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, मेरे पास H होता है। सल्फाइड मतलब सल्फर है, जनरली कोई जैसे दूसरा जो रिएक्ट होता है सल्फर किसी के साथ, उसको नाम दे दिया जाता है सल्फाइड दे दिया। ऑक्सीजन होता है अधिकतर, है ना, ऑक्साइड दे दिया जाएगा। फिर और भी ऐसे कई मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे जो रिएक्ट होने के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फाइड मतलब क्या है, सल्फर है, सल्फाइड मतलब सल्फर। इसका सिंबल क्या होता है, S होता है। इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, निकाल लेना। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये निकाल सकते हो। ये जो 2 है इसके बेस में जाएगा, 1 है इसके बेस में जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, H2S1। 1 हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन है, इन दोनों की वैलेंसी निकाल सकते हो। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। अगर कोई नंबर कट रहे हो, जैसे यहाँ पर 2 और 6 है, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 से 2 कट रहा है, 2 4 होता है, 2 1 जा 2 2 जा, तो उसको काट दो, ये कट गए। अब मेरे पास क्या बचा, कैल्शियम बचा है और ऑक्सीजन बचा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। ठीक, वैलेंसी क्या होती है एल्यूमिनियम की, 3, निकाल सकते हो। सल्फेट की वैलेंसी याद कर लेना कितनी होती है, 2। यहाँ पर ये गया एल्यूमिनियम, इसके पास 2 इसके पास गया, 3 इसके पास गया। अब यहाँ पर चीज़ याद रखना, अगर कोई नंबर जा रहा है और वहाँ पर 2 एटम्स हैं या 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, तो उसको में क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। जैसे ये 3 जा रहा है तो यहाँ पर सल्फेट के बाहर क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है। 2 एल्यूमिनियम यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर तो सिंगल ही एटम है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, ऐसे ही कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला है हमारे पास, कॉपर और नाइट्रेट NO3।
कॉपर की वैलेंसी 2 1, ये यहाँ पर जाएगा कॉपर। नाइट्रेट हमारे पास क्या होगा, NO3 2 होगा। तो ये क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम है तो इसलिए ब्रैकेट लग गया बाहर और ये फॉर्मूला बन गया कॉपर नाइट्रेट का। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, फॉर्मूले में हमेशा हम लोग जो पहली चीज़ लिखते हैं वो पॉजिटिव आयन लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, नेगेटिव आयन लिखते हैं। पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन, ऐसा रूल है। एक और चीज़, ये जो चीज़ दिखा रहा है ये हमें वैलेंसी दिखा रहा है, किसकी, एल्यूमिनियम की। अगर मुझसे डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछ लिया जाए, ठीक है, अधिकतर जगह कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, तो मैं फॉर्मूले देख के बता सकता हूँ 3, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फाइड की वैलेंसी कितनी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 है, सल्फर की वैलेंसी कितनी है 2 है। यहाँ से देख के भी मैं अधिकतर बार बता सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।